हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एडमिशन वाले चैप्टर में, पार्टनर के एडमिशन वाले चैप्टर में कुछ आगे की प्रॉब्लम्स देखते हैं। साझेदारों के आने पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी या सबसे पहला काम जो होता है वो संस्था की संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना। दरअसल कोई भी नया साझेदार जो आता है वो बैलेंस शीट देख करके जानता है कि हाँ, फर्म के पास इतने रुपए की असेट्स हैं या इतने रुपए की लाइबिलिटी हैं। लेकिन बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू होती है उस पे वो उतना विश्वास नहीं करता, या जो भी कह लो, या पुराने पार्टनर भी नहीं चाहते हैं कि केवल बुक वैल्यू को ही आधार मान लिया जाए। तो इसलिए वो संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, मतलब उनकी नए सिरे से कीमत निकाली जाती है। अब जैसे किताब में लिखा हुआ है कि whenever a new partner is admitted, it becomes necessary to revalue the assets and liabilities of the firm to their true and fair value। जब भी कभी नया पार्टनर कोई एडमिट होता है तो ये बहुत आवश्यक है कि संस्था की संपत्तियों और दायित्वों को उनके वास्तविक मूल्य में और सत्य मूल्य के लिए फिर से रिवैल्यू किया जाए, दोबारा से उनकी वैल्यू निकाली जाए। दिस इज डन बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम the value of certain asset might be increased while the value of certain assets might have decreased। क्योंकि समय पास होने के साथ साथ हो सकता है कुछ संपत्तियों का मूल्य बढ़ गया हो, लेकिन हम बैलेंस शीट में संपत्तियों को डेप्रिशिएट करके कम मूल्यों पे करते जाते हैं हर साल। लेकिन कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जिनकी कीमत बढ़ भी जाती है। उदाहरण के तौर पे लैंड एंड बिल्डिंग, इनमें डेप्रिशिएशन नहीं लगता लेकिन नॉर्मली चार्ज किया जाता है। ठीक है, इसलिए इनकी एक्चुअल वैल्यू पता करने के लिए असेट्स और लाइबिलिटी की जो होती हैं वो वैल्यूज बुक वैल्यू से डिफर हो सकती हैं। अच्छा, अब क्या होता है, अब मान लो नई वैल्यू के कारण अगर संस्था को कुछ लाभ हो रहा है तो उसमें नए साझेदार को क्यों हिस्सा मिले, पुराने साझेदार ये बात नहीं चाहेंगे। और दोबारा वैल्यू निकालने पर या एक्चुअल वैल्यू के कारण अगर कोई हानि हो रही है तो नया साझेदार नहीं चाहेगा कि उसका कोई नुकसान हो। इसलिए संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। इस पुनर्मूल्यांकन के कारण, इस रिवैल्यूएशन के कारण जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको पता करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। ये अकाउंट भी नॉमिनल इन नेचर का होता है, नॉमिनल नेचर का होता है। इसलिए सारे लॉसेस को, सारी हानियों को डेबिट पक्ष में लिखा जाता है और सारे प्रॉफिट को क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। अब देखना है कि लाभ कब होता है। तो अगर किसी संपत्ति की वैल्यू बढ़ती है तो हमें लाभ होता है। किसी लाइबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो हमें लाभ होता है। और संपत्ति की वैल्यू कम होने पर, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ने पर हमें हानि होती है। तो सभी लॉसेस को देखो डेबिट में लिखा जाता है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। इसके डेबिट में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। डेबिट में आएगा टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। कभी कभी क्या होता है, कुछ दायित्व तो लिखने से बाकी रह जाते हैं, छूट गए हैं, तो उनको लिखने से क्या होता है, लाइबिलिटी हमारी बढ़ जाती है तो भी नुकसान होता है, तो वो भी डेबिट में आता है। और क्रेडिट में प्रॉफिट आते हैं। प्रॉफिट के नाम पे क्या क्या हो सकता है, टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट्स की वैल्यू में अगर इंक्रीज हुआ है तो क्रेडिट में आएगा। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की वैल्यू में डिक्रीज होने पे प्रॉफिट होता है तो वो क्रेडिट में आ जाएगा। कभी कभी कोई असेट अनरिकॉर्डेड रह जाती है, उसको जब लिखा जाएगा तो उसके कारण भी संपत्तियां बढ़ जानी है तो वो भी क्रेडिट में आता है। यहाँ ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे संपत्तियों और दायित्वों की नई वैल्यू नहीं लिखी जाती। यहाँ संपत्तियों और दायित्वों की वैल्यू में जो चेंज हुआ है वो रिकॉर्ड किया जाता है। बाद में इस अकाउंट का डिफरेंस निकाला जाता है और उस डिफरेंस को पुराने साझेदारों में
उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाता है। अगर डेबिट साइड कम है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो डेबिट में लिख दिया जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड कम है तो लॉस हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और इसको पुराने साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में बांट दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद एक और जो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट होता है वो होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व। मान लो बैलेंस शीट में पीएल अकाउंट का कोई बैलेंस लिखा हुआ है, मतलब प्रॉफिट या लॉस कुछ पिछले साल का लिखा हुआ है। प्रॉफिट होगा तो लाइबिलिटी में लिखा होगा, लॉस होगा तो वो असेट में लिखा हुआ होगा। इसके अलावा मान लो कुछ रिजर्व हैं, वो भी पहले से लिखे हुए हैं। तो चूंकि ये सारी चीज़ें नए साझेदार के आने से पहले से फर्म में हैं, तो पुराने साझेदार इस चीज़ को आपस में बांट लेते हैं। किताब में लिखा हुआ है, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस इज नीदर टोटली डिवाइडेड नॉर दे आर विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। मतलब जो भी कुछ लाभ होता है फर्म में पहले, उस लाभ को ना तो साझेदार पूरा सब आपस में बांट ही लेते हैं और ना ही निकाल लेते हैं। उन प्रॉफिट का एक पोर्शन, जो ये अर्न प्रॉफिट है, उनका एक हिस्सा जो है वो पीएल अकाउंट के नाम से या रिजर्व के नाम से फर्म में बना रहता है। जनरल रिजर्व हुआ, कंटिजेंसी रिजर्व हुआ, रिटेन्ड अर्निंग हुआ, इन सब नामों से ये सब दिखता है उसमें। ये सब क्यों रखे जाते हैं कि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को, या मान लो कोई एक ऐसी स्थिति बन गई कि अब प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि कोई भी नहीं जानता भविष्य में क्या होता है, तो इसलिए इनको सबको ये बना करके रखते हैं। अब चूंकि इस लाभ को कमाने में नए साझेदार का कोई योगदान नहीं है, इसलिए इस लाभ में से नए साझेदार को कोई हिस्सा भी नहीं दिया जाता। इसलिए इस लाभ को भी पुराने साझेदार आपस में पुराने अनुपात में बांट लेते हैं। अगर लाभ है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में भेज दिया जाता है। अगर हानि है कोई पुरानी, तो उस हानि को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में पार्टनर्स के पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। इसमें नए पार्टनर को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है। इसके साथ ही इस चैप्टर की जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो लगभग खत्म हो गया है। न्यूमेरिकल पोर्शन हम लोग फिर कभी करेंगे।